ममता एक बहुत ही सीधी साधी औरत थी। वह जितनी सीधी थी उतनी ही उसे बिगड़ैल बहू मिली थी। वह बेहद परेशान रहा करती थी। आए दिन उसके घर में कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता था। एक दिन सुबह जब वो अपनी बहू कोमल के कमरे में जाती है तो उसका बेटा रंजीत अकेला सोया होता है। यह देखकर तेज जगाते हुए बोलती है, अरे नालायक, तू यहाँ आराम से सो रहा है, लेकिन तेरी पत्नी कहाँ है? कुछ होश है तुझे कि आखिर बहू है कहाँ? माँ, वो रात में ना अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में गई थी तो लेट हो गया होगा, इसलिए वहीं सो गई होगी। थोड़ी देर में आ जाएगी। भगवान जाने कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसी बिगड़ैल बहू मिली है। मैंने तो सोचा था कि कोई संस्कारी अच्छी सीधी सादी लड़की मिलेगी, पर हे भगवान, ये कौन सी बिगड़ैल बहू निकली मेरे घर की। मैं तो बर्बाद हो गई। माँ, सुबह सुबह क्यों भाषण दे रही हो? वो छोटी बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी। उसकी चिंता मत किया कीजिए। एक पढ़ी लिखी लड़की है वो एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं बल्कि एक बिगड़ैल लड़की है जो मेरे घर की बहू बनकर आ गई है। दिन रात मेरा खून जलाती रहती है। भगवान। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा समझ रही हो ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो इतनी बिगड़ी हुई नहीं है माँ। उसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बात करना, ये सब अच्छा लगता है। वो इतनी बिगड़ी हुई नहीं है माँ। आप ज्यादा मत सोचा करो। और वैसे भी उसकी लाइफ है, जाने दीजिए ना, उसकी जो करना है करने दीजिए। तू तो है ही जोरू का गुलाम। तुझे आज तक कभी अपनी पत्नी गलत दिखाई दी है जो आज दिखाई देगी? इतने बड़े बड़े कारनामे कर चुकी है, अभी भी तुझे यही समझाना बाकी है कि वो लड़की बिगड़ी हुई है? एक बार भी देखा तूने कि आखिर वो है कहाँ और कहाँ नहीं? इसी वजह से ना वो अब तक घर नहीं आई है। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देख लेना। आँख खुलते ही ना वो आ जाएगी यहाँ पर। आप थोड़ी देर आराम कीजिए। पता नहीं क्या बोलती रहती हो आप भी। और हाँ, कोई कारनामा नहीं करेगी वो, आप चिंता मत कीजिए। रंजीत अपनी माँ की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से ममता गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में चक्कर लगाने लगती है। तभी वहाँ पुलिस उसकी बहू को लेकर आती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसकी बहू सारी रात लॉकअप में बंद थी, जिसे सुन उसका गुस्सा बेहद बढ़ जाता है और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि इस घर की बहू रात भर जेल में है। क्या जरूरत थी तुझे ऐसी जगह जाने की जहाँ पुलिस छापा मार दे? माँ जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वहाँ अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए गई थी। अब वहाँ पर कुछ लोग गलत काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस वालों ने छापा मारा और वहाँ मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन सच पता लगने पर छोड़ भी तो दिया। और अगर सच का पता नहीं चलता ना, तो जैसे तूने एक रात जेल में काटी है ना, वैसे तुझे कई रातें काटनी पड़ती जेल में। माँ जी, जब मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकती तो मैं जेल में क्यों जाऊंगी? क्यों अपने दिन वहाँ काटूंगी? आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हैं क्या? मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ, बल्कि तेरे इस कारनामे से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तू ये कारनामे करना कब छोड़ेगी? या तो तू ये कारनामे करना छोड़ दे या तो तू मेरा घर छोड़ दे। माँ जी, आप मुझे अपने बेटे को छोड़ने के लिए बोल रही हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिए कि क्या वो मुझे छोड़ेंगे? छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं अपने परिवार की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। तू तो सुधरेगी नहीं, तो अपना ससुराली छोड़ के चली जा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही मेरी कोई आदतें गंदी है जो मैं उन्हें छोड़ दूं। आज के जमाने की लड़की हूँ माँ जी, तो आज के जमाने की तरह ही जीऊंगी ना। ममता अपनी बहू को खरी खोटी सुना रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति वहाँ आती है। ममता, मैं ये क्या देख रही हूँ? तेरी बहू को पुलिस लेकर आई थी। उसने कोई कारनामा किया है क्या? मैंने सुना है उसने कल पूरी रात जेल में काटी है, पुलिस वाले बता रहे थे। जब तुझे हर चीज का पता है तो तू मेरे जले पे नमक क्यों छिड़कने आई है? सच में ममता, तेरी बहू ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। पता नहीं तू इतनी बिगड़ैल बहू को कैसे झेलती है। अगर इतनी बिगड़ैल बहू मेरी होती तो मैं तो कब का उसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। आंटी जी, इस तरह से तो आपका बेटा भी काफी बिगड़ा हुआ है, तभी तो इतने सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। पता नहीं आप भी इतने बिगड़ैल बेटे को कैसे झेलती हैं। जब वो घर वापस आएगा तो आप उसे घर में घुसने मत देना। ऐसे कैसे नहीं घुसने दूंगी बहू, वो मेरा बेटा है और तेरे जैसे कारनामे तो करे नहीं है उसने। रहने दीजिए आंटी जी, क्यों मेरा मुंह खुलवा रही हैं? मैं तो एक रात जेल में काट कर आई हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से। लेकिन आपका बेटा तो बाकायदा सबूत के साथ पकड़ा गया है और इतने सालों से सजा काट रहा है। आप तो अपना मुंह बंद रखिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। अब जाकर अपना काम करिए, मेरे घर में आकर दोनों सास बहू में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए।
कोमल की बात सुनकर शांति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन कोमल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। वह हमेशा ही अपनी सास को किसी न किसी परेशानी में डाल ही देती है और कोई ना कोई कारनामा करती रहती है। एक दिन पड़ोस की औरतें पानी भर रही होती है, तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और एक औरत की चैन खींचकर भाग रहा होता है। वहीं खड़ी कोमल उस चोर को रोकने के लिए बगल में पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर उठाकर उस चोर की तरफ फेंकती है, लेकिन वह पत्थर चोर को न लगकर शांति के सिर पर लग जाता है और उसका सिर फट जाता है और वह जोर से चिल्लाती है। सत्यानाश हो तेरा कोमल बहू, तूने तो मेरा सर ही फोड़ दिया। ममता कहाँ है तू? देख रही है बहू ने क्या कारनामा कर दिया है? कहाँ है तू? जल्दी घर से बाहर आ ममता। शांति क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तेरा सर कैसे फूट गया? चल जल्दी से हॉस्पिटल चल। ममता, ये सब तेरी बहू की वजह से ही हुआ है। उस दिन मैंने इसे बुरा भला बोला था ना, उसका बदला इसने मेरा सर फोड़ कर लिया है। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो बस एक चोर एक औरत की चैन लेकर भाग रहा था। उसे रोकने के चक्कर में मैंने ये पत्थर उसे मार दिया, लेकिन ये पत्थर जाकर गलती से शांति आंटी के लग गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। बहू, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, किसी ने उस चोर को रोकने की कोशिश नहीं की, तो तुझे क्या जरूरत थी भी इसमें पड़ने की? तेरे इस कारनामों से तो मैं दुखी हो चुकी हूँ। पता नहीं ऐसी बिगड़ेल बहू मुझे मिली क्यों है। माँ जी, अब इसमें मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे बिगड़ैल बोल रही हैं? मैं तो बस उस औरत की मदद कर रही थी, बिना बात की बीच में आ गई वो आंटी। बहू, अब तू अपना मुंह बंद कर ले और चुपचाप घर के अंदर चली जा। मैं शांति का दवा पानी करवा के आती हूँ घर वापस। ममता इतना कहकर शांति को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसकी मरहम पट्टी करवा देती है और उसे लेकर घर आ जाती है। दिन बीतते जाते हैं, तभी एक दिन कोमल घर आते हुए बहुत सारी बियर पी कर आती है। तभी ममता उसे चाय बनाने के लिए बोलती है, लेकिन कोमल की स्थिति इतनी खराब थी कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह जैसे तैसे किचन में चाय बनाने जाती है, लेकिन वही गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ममता रसोई में जाती है और कोमल को बेहोश देखकर अपने बेटे को फोन लगाती है और साथ ही डॉक्टर को भी फोन लगाती है। डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं और ममता से बोलते हैं, अरे आपने तो यहाँ बुलाकर मेरा टाइम खराब कर दिया। इतने में तो 2-4 पेशेंट मैं देख लेता। डॉक्टर साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी बहू बेहोश हो गई थी। अगर मैं आपको उस टाइम नहीं बुलाती तो कब बुलाती? और सारे मरीजों को देखना आपका फर्ज बनता है, चाहे वो कोई भी हो। अरे आपने बिल्कुल सही कहा। अब ममता जी, डॉक्टर का तो काम होता है अब पेशेंट को देखना, लेकिन कोई अब पी पाकर बेहोश हो जाएगी तो डॉक्टर का काम थोड़ी है कि उसको होश में लाए। अरे वो तो घर वाले भी कर सकते हैं ना। और इसने इतनी ज्यादा पी रखी है, आप रोक टोक नहीं करती तो आपकी गलती है ना। और ज्यादा पिएगी तो बेहोशी होगी और आप डॉक्टर को बुला रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, नशा उतरेगा तो खुद उठ जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और उसकी बात सुनने के बाद ममता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, जिसके चलते जैसे ही उसकी बहू को होश आता है तो वह उसका बोरिया बिस्तरा बांधकर उसे उसके मायके भेज देती है। और इस तरह ममता को अपनी बिगड़ेल बहू के कारनामों से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल जाती है। कीर्ति काफी खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद कीर्ति बहुत अच्छे से अपना ससुराल संभाल रही थी, सब कुछ काफी अच्छे ढंग से कर रही थी। कीर्ति की सास वसुंधरा भी अपनी बहू से काफी खुश थी, पर समय के साथ उसको अपनी सास वसुंधरा की कंजूसी के बारे में पता चलता है और वो अपनी सास की कंजूसी से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ को फोन कर कर बोलती है, माँ कैसे घर में आपने मेरी शादी कर दी? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी सास इतनी कंजूस है कि वो 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचती है। अरे उनका बस चले तो 3 टाइम का खाना ना खा के वो 1 से 2 टाइम का ही खाए। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मोहन दामाद जी तो ऐसे नहीं है ना? नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। जब दामाद जी अच्छे हैं तो सास के बारे में इतना क्यों सोच रही है? वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। माँ, मैं क्या वहाँ बस अपने पति के साथ ही रहती हूँ? अपनी सास ससुर सबके साथ भी तो रहती हूँ ना मैं। माँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे उनकी कंजूसी हद से ज्यादा ही है। एक छोटी सी चीज के लिए वो 100 बार सोचती है। बेटा ऐसे नहीं कहते,
जैसे भी है तो तेरी सास ही ना, और कंजूसी कर रही है ये भी एक तरह से ठीक ही है। कल को वो पैसे तुझे ही तो मिलेंगे ना, आजकल इतनी महंगाई भी हो गई है। कीर्ति अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वसुंधरा वहाँ जाती है। अपनी सास को देख वसुंधरा अपनी माँ का फोन रख देती है और वसुंधरा उससे बोलती है, अरे बहू, तेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया था ना, फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे कर लिया? हाँ माँ जी, पर मैंने मोहन जी को बोल दिया तो ऑफिस जाने से पहले वो 3 महीने का रिचार्ज कर गए। क्या 3 महीने का रिचार्ज? इतना महंगा रिचार्ज करने की जरूरत क्या थी? घर वाले फोन में बैलेंस था ना, मोहन के फोन में तो हमेशा बैलेंस रहता है, तुझे बैलेंस की क्या जरूरत है? माँ जी, इस बार का रिचार्ज हो जाने दो, उसके बाद मैं मोहन जी को मना कर दूंगी मेरे फोन में बैलेंस डालने के लिए। पता नहीं कैसी कंजूस सास मिली है मुझे। ये सही है। अच्छा बहू, मैं ये बोलने आई थी कि सुबह जो रोटियां बनाई थी वो रखी हुई हैं। अभी अभी क्या ही खाना बनाना, उसी को दोनों सास बहू मिलकर खा लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। कीर्ति सुबह का खाना गर्म करके टेबल पर रखती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। वसुंधरा खाना खाने के लिए आती है। जहाँ कीर्ति को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, तो वहीं वसुंधरा खाना खाते हुए उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, सुबह का खाना दोपहर में गले से नीचे नहीं उतरती? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, पता नहीं पर आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मुझे तो तू बिल्कुल ठीक लग रही है। तो माँ जी, कीर्ति बोल ही रही होती है कि तभी उसको उल्टियाँ आने लगती हैं और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। कीर्ति उल्टियाँ करने के बाद अपने रूम में जाकर आराम करने लगती है। वसुंधरा अपना खाना खत्म करके कीर्ति के पास जाती है और बोलती है, जब सुबह ही तुझे पता था कि आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुझे इतना खाना बनाने की जरूरत क्या थी? माँ जी, आप खाने की टेंशन मत लीजिए, मैं उससे थोड़ी देर में खा लूंगी। सुबह से 3 बार उल्टियाँ हो चुकी है, मन में चल रहा है और अब तो इतनी ज्यादा कमजोरी हो रही है कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सुबह से 2-3 उल्टियाँ क्या हो गई? हमारी बहू रानी तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही हैं। बहू, मुझे सब पता है, ये सब काम ना करने के तेरे नाटक हैं। माँ जी, आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए। 2-3 बार उल्टियाँ क्या हो गई? महारानी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। एक हम थे जो अपने टाइम पर पूरे दिन भूखे रहकर भी खेती कर लिया करते थे, और एक ये है कि इनसे झाड़ू पोछा तक नहीं किया जाता। वसुंधरा कीर्ति को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को मोहन घर आता है। घर आते ही उसको कीर्ति की तबीयत के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर कीर्ति का चेकअप कराता है। चेकअप करवाने के बाद उसको डॉक्टर से पता चलता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनकर मोहन और वसुंधरा बहुत खुश होती हैं। वसुंधरा कीर्ति के पास बैठकर अपने बेटे से बोलती है, अब बहुत जल्दी मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। कीर्ति, आज तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ और माँ, आप पूरे मोहल्ले में बांट दीजिएगा। अरे अभी मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? बच्चा होगा तब तो उसकी छठी में सब आएंगे ही, उसी समय सबका मुंह मीठा हो जाएगा। अभी तो तू बस पैसे जोड़, घर में नया मेहमान आएगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है माँ, लेकिन मुझे खाने को तो मिलेगा ना, या वो भी आप बचाओगी? डॉक्टर साहब, ये आपकी फीस। इतना बोलकर मोहन डॉक्टर को उसकी फीस देकर जाने की इजाजत देता है और वसुंधरा अपने बेटे को खाना देती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति वसुंधरा को अपनी दवाई की स्लिप देकर उसे बोलती है, माँ जी, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है, अब बस एक कैल्शियम की गोलियाँ रह गई है, 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी, अब तो दवाई ला दो। अरे बहू, इतनी दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बना देती हूँ, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। वसुंधरा उसके लिए कुछ गोंद के लड्डू बना देती है। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और वसुंधरा की कंजूसी बढ़ती जाती है। अब कीर्ति का 8वां महीना चढ़ जाता है और एक दिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। कीर्ति दर्द में वसुंधरा के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी, सुबह से ही रह रहकर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाऊँ। 6 महीने हो गए हैं और आपके कहने पर मैंने एक भी बार डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया। ऐसे टाइम पर ऐसा होना लाजमी है, तू घबरा मत, सब ठीक होगा। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ तुझसे। कीर्ति के पेट का दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द में तड़पते तड़पते चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद वसुंधरा घर आती है, जहाँ वो अपनी बहू को फर्श पर बेहोश देखती है। अपनी बहू की ये हालत देखकर वसुंधरा कीर्ति के फोन से मोहन को फोन करती है
पर फोन में बैलेंस न होने की वजह से वो मोहन को इन्फॉर्म नहीं कर पाती और अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वो हॉस्पिटल के फोन से मोहन को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। डॉक्टर कीर्ति की गंभीर हालत को देखते हुए वसुंधरा और मोहन को डांटते हुए बोलती है, कैसे लापरवाह इंसान है आप लोग। 6 महीने में एक बार भी कीर्ति को हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेकर आए और ना ही टाइम टू टाइम दवाई दी। अरे दवाई नहीं दी, कम से कम खाने को तो ढंग से दे देते। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? उनकी हालत बहुत गंभीर है, माँ और बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है पर कीर्ति के बच्चे को नहीं बचा पाती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मोहन और वसुंधरा को ये खबर देकर उनको कुछ देर बाद आईसीयू में कीर्ति से मिलने देती है, जहाँ अपने बच्चे की मरी खबर सुनकर कीर्ति बहुत दुखी होती है और वसुंधरा रोते हुए कीर्ति से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज मेरी कंजूसी की वजह से हमारे घर की खुशियाँ छिन गई। माँ, माफी क्यों मांग रही हो आप? हमारे बच्चे को तो खा गई आप, हमें भी खा जाओ। माँ, अब से ना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मत कीजिए, मैंने अपना बच्चा खोया है। अपने बच्चे की जुदाई क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आज जो गम मैं माँ जी की वजह से सह रही हूँ वही गम मेरी माँ जी को भी मिले। आज आपकी गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं माँ। जिसने भी कहा था सही कहा था कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चे को भुगतनी पड़ती है। देखो ना माँ, आज हमने अपना बच्चा खो के आपकी दी हुई सजा भुगत ली माँ। वसुंधरा की कंजूसी की वजह से उसकी बहू गर्भवती तो हुई पर माँ का सुख ना भोग पाई। इसलिए दोस्तों, इतनी कंजूसी ना करो कि कोई आपका आपसे दूर ही हो जाए।